नमस्कार। वतन सारथी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी एमएन शास्त्री जी उपस्थित हैं, जो कि एक राजनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और कथावाचक भी हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं एमएन शास्त्री जी। एमएन शास्त्री जी, आपका स्वागत है। एमएन शास्त्री जी एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम है शक्ति सेवा संस्था। उसके माध्यम से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो समाज सेवा में किस प्रकार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले शास्त्री जी, आपको एक कथावाचक के रूप में मैंने कई बार सुना है, समाज सेवा भी मैंने देखा है और आपको राजनेता के रूप में भी देखा है। तो इन तीनों चीज़ को आप कैसे सामंजस्य कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य चुना। दूसरी बात, मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपका वतन सारथी है। पता नहीं कहां से आपने ऐसा सुंदर नाम चुना है जिसका नाम ही है वतन सारथी, यानी वतन का, इस देश का सारथी। वास्तव में धन्यवाद के योग्य हैं आप और आपके यह चैनल। और इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले नमन करता हूं इस पवित्र भारत भूमि को और राष्ट्रीय भगवा ध्वज को, राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज को, और उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूं जिसने सुंदर मानव जीवन मुझे देकर के इस योग्य बनाया कि मैं समाज के उन सभी लोगों के कार्य आ रहा हूं और आता रहूं। क्योंकि जब मानव का जीवन जो है यह बहुत ही अमूल्य जीवन है और यह जीवन बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो हर मानव का यह कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में सनातन धर्म में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसके साथ साथ मानव जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। इसको हम कैसे बिताएं, किस तरह बिताएं, इसके लिए हमारे सत्य सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उसका जब लोग अध्ययन करेंगे तब जाके उन्हें जानकारी होगी कि वास्तव में मानव जीवन है क्या। जी हाँ, जी हाँ। मानव जीवन सिर्फ अपने आप को जीने के लिए नहीं है। मानव जीवन सभी के कल्याण के लिए है, जन जन के कल्याण के लिए है। क्योंकि स्वयं तो पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन यह अमूल्य जीवन है, इसको हम कैसे बिताएं, किस तरह लोगों की सेवा करें, किस तरह हम अगले जन्म के लिए ऐसी चीज़ अर्जित करें कि पुनः हमें ऐसा जन्म मिले, या फिर इस जन्म नहीं मिल करके भगवान परमपिता परमात्मा के शाश्वत धाम को हमें मिले। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, धन्य कैसे बनाएं, इसके लिए आप सोचें। उसके बाद आपने जैसे कहा है कि आप राजनीतिक में भी हैं, कथावाचक भी हैं और समाज सेवा भी करते हैं। कथावाचक, राजनीतिक और समाज सेवा, मैं मानता हूं कि तीनों ही एक ही शब्द की कहीं न कहीं अंगे बनी हुई है। राजनीतिक के माध्यम से भी हम समाज का सेवा कर सकते हैं, समाज सेवी संस्था के माध्यम से भी हम समाज का सेवा कर सकते हैं, और कथावाचक का जो मेरा कार्य है, कर्म है, उससे भी हम समाज की सेवा करते हैं। अब बात रही कि राजनीतिक के माध्यम से समाज सेवा कैसे करते हैं और सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज सेवा कैसे करते हैं और कथावाचक के माध्यम से कैसे समाज की सेवा करते हैं। इसमें पहले मैं क्या जानकारी दूं? पहले तो मैं जानना चाहूंगा कथा वाचन के माध्यम से क्या समाज सेवा हो पाती है। देखिए, कथा
कथा एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का उदाहरण देना, जिस शब्द के बारे में जानकारी देना बहुत ही कठिन है। कथा के माध्यम से हम लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के प्रति जागृत करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, और जिस धर्म के माध्यम से लोगों का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, जन का हित हो, वो काम एक ऐसा काम है जिस काम के माध्यम से हम हर एक पशु पक्षी सभी के रक्षा के लिए लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जागृत करते हैं होती थी। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग तो केवल नाम आधार है। यहाँ पर तो नाम का आधार है, और नाम का आधार लेते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम भी उसी मार्ग में इस कथा को लेकर चल रहे हैं। अब चलते हैं हम आपकी संस्था शक्ति सेवा संस्था की ओर। जी, उसके माध्यम से किस प्रकार से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? देखिए, बड़ी ही अच्छी बात आपने पूछी है, और आपके इस चैनल के माध्यम से, जो वतन सारथी चैनल है, इस माध्यम से मैं संस्था के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा। संस्थाएं जब बनी, संस्थाएं इसलिए बनी कि एक व्यक्ति किसी विशेष कार्य को नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है। उसके लिए एक सामूहिक समूह बने, 10 लोगों की, 20 लोगों की एक समूह बने। उस समूह के माध्यम से हम लोग जन जन की सेवा करें। लेकिन आजकल जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं सेवा कम कर रही है, और मेवा के प्रति उसका ज्यादा लगाव रहता है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अपना जो आपको बताना चाहूँगा जीवन शैली, उस जीवन शैली में मैंने इस संस्था के माध्यम से अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, यानी अपना सब कुछ भूल करके, अपना सब कुछ त्याग करके मैं लगभग 35 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। किसी न किसी माध्यम से जहाँ पर ज़रूरत होती थी लोगों की, एक समूह बना करके, अगर लोग सहयोग करते थे तो भी, नहीं करते थे तो भी, शायद आप भी कई बार हमारे कार्यक्रम में गए होंगे, आपने देखे होंगे, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो। जहाँ तक धन की बात आती है कि धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो समूह है, समूह से ही संस्था बनता है। तो उसमें हमारा ये उद्देश्य रहता था, अगर ठीक है आपने 10 रुपये का सहयोग किए तो बहुत अच्छी है, नहीं किए तो जहाँ तक अपने आप से हो सकता था भरसक कोशिश करते थे कि उस काम हो। संस्था के माध्यम से हम लोगों ने अनेकों गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, कुछ अनाथ विधवाओं को सिलाई मशीनें बांटी, समय समय पर गर्मी के समय में गर्मी का वस्त्र, सर्दी के समय में सर्दी का वस्त्र, बच्चों को काफ़ी किताब बांटने का काम, अन्य सामाजिक संगठन के माध्यम से, शक्ति सेवा संस्था से माध्यम से भी हमने लोगों को जागृत करने का काम किया कि लोगों का अधिकार क्या है, क्योंकि लोग अपने अधिकार को भूल चुके हैं, जिस कारण उन्हें आजकल मैं देखता हूं कि एक बिजली की समस्या कभी आ जाती है तो लोग भटकते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं उन लोगों को। समस्या का समाधान कैसे हो, उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो उसके माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहते हैं। आज थाने पुलिस की बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन उनका अधिकार क्या है, एक पुलिस प्रशासन का क्या अधिकार है, एक नागरिक का क्या अधिकार है, उसके बारे में हमने जागृत किया है लोगों को। उसके बाद समाज की जो बहुत से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या है, हमने भरसक प्रयास किया है कि उस समस्या के बारे में सरकार को अवगत कराना, जो भी सरकार हो,
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सामाजिक संगठन के लोगों को सरकार से कोई लेना देना होती है। क्योंकि हमने देखा है सरकार किसी की भी रही है, हमने सामाजिक संगठन के माध्यम से जनता का काम कराया है, चाहे वो विद्युत की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे अनाथ लोगों की घर की बिजली की समस्या हो, यानी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमने देखा है सामाजिक संगठन में वो ताकत होती है जिसके माध्यम से मैं नाम लेना चाहूंगा खुल करके, बहुजन समाज पार्टी की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, तब नहीं हमने काम कराए हैं। भले ही हम भारतीय जनता पार्टी से जन्मजात जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उसके उपरांत भी हर एक व्यक्ति की कार्य कराने की शैली अलग अलग होती है। समाजवादी की पट्टा सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उनसे भी हमने काम करवाए, अब तो हमारी सरकार है ही है। तो सामाजिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के माध्यम से वास्तव में अगर वो संगठन चाहे तो समाज की हर एक समस्याओं का समाधान वो करा सकती है। तो शास्त्री जी, अब हम चलते हैं राजनीति की ओर। तो राजनीति के से आप किस प्रकार लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसे कुछ लोग निगेटिव में लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें किसी चीज को, किसी बात को, वैसे हम अपने नेत्र से संसार में जितने कुछ देखते हैं, कि मैं थोड़ा अध्यात्म के प्रति ज़्यादा लगाव रहता है मेरा, तो कुछ बातें मैं उसमें जोड़ता हूँ। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जिसे हम नेत्र से देख रहे हैं, सब झूठा है। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ वो है जिसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि देखने का मतलब विलासिताएं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी के पास एक मर्सरीज आई है, अब उसको देख रहे हैं तो हमारे मन में भी उसकी लालसा होगी, जिज्ञासाएं होगी। हमारे पास भी मर्सरीज होना चाहिए। होता तो क्या होता है? होनी चाहिए। होता तो क्या होता नहीं। अच्छा। होनी चाहिए। तब होनी चाहिए तो उसके लिए हमें जो है कुछ न कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, चाहे वो उल्टे काम हो, चाहे सुलटे काम हो, चाहे जिस प्रकार का जो भी हो, मर्सरीज हमें लानी है। लेकिन हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं कुछ एक विशेष बातें भी बीच में जोड़ना चाहूंगा कि निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर क्या है। पॉजिटिव वो शब्द ही है पॉजिटिव। हमारी ब्रेन जो है एक 2 GB 3 GB 4 GB का वो क्या कहते हैं उसको, चिप, मेमोरी, उसको मोबाइल में लगा देते लोग, पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें भर जाती है, क्या क्या बातें होती है। लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा मेमोरी कार्ड है कि आप बचपन से लेके अभी तक अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो बचपन से लेके अभी तक आपने क्या किए, कैसे किए, किस प्रकार किए, वो सारी बातें आपको रिकॉर्डेड है, सारी जानकारी होगी। इस मेमोरी कार्ड में जितनी पॉजिटिव बातें हम भरते हैं वो पॉजिटिव काम करना प्रारंभ कर देता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर वो भी समय आएगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करें। इंसान को सबसे पहले पॉजिटिव बातों पे चलना चाहिए, पॉजिटिव बात सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। जहां तक हो सके निगेटिव लोग हैं, अगर आपके साथ वो निगेटिव बात करते हैं, तत्काल के लिए उनको जय श्री राम कर लीजिए आप। क्योंकि आप उस निगेटिव बातों में जब फंस जाएंगे तो वहां से निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव बातें आपके साथ हो रही है तो निश्चित वो आपको पॉजिटिव ही देगा। आपने 100 एपिसोड की बात करी है और सारी एपिसोड जो आप लोगों के समाज सेवकों को बुला करके ये निष्काम भाव से इसका वतन सारथी के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। आप भी तो सेवा कर रहे हैं, आप भी तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस एपिसोड को जो देखेंगे
बहुत सारी बातें हैं, उनको अच्छी भी लगेगी, कुछ बुरे भी लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो बोलने के लिए आते हैं, मुझे नहीं लगता कोई गलत बोलते होंगे। नहीं, कभी नहीं। वो अच्छी ही बातें बोलते होंगे। तो अच्छी बात जब समाज तक पहुंचेगा, समाज के हर एक प्राणियों तक पहुंचेगा, तो अच्छा ही अच्छा होगा। अरे उनका तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में वतन सारथी का भी अच्छा होगा। तो आपने कहा राजनीति जी, कुछ लोग राजनीति भी स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग राजनीति निस्वार्थ के लिए करते हैं। अब आप कह सकते हैं अब अपने ऊपर सारी बातें लगाते हैं। नहीं, बताएं आप। मैं 1991 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरुदक्षिणा ली थी। पटेल नगर में रहता था, किराए के मकान में रहता था। महेश चड्ढा जी निगम पार्षद वहाँ हुआ करते थे, मेवाराम आर जी विधायक हुआ करते थे। लेकिन आज भी मेवाराम आर जी के पास मेरे नाम की चर्चा होती है तो कहता अच्छा वो शास्त्री जी, अरे उनको बुला कर लाओ एक बार। आपका कर्म वो याद रहता है, वो याद रहता है। उसके बाद 1987 में 1988 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। सन 2001 में मैं उत्तर प्रदेश के पवित्र भूमि में प्रवेश किया। विभीषण जी की तरह एक कुटिया बनाई। विभीषण तो नहीं बन सका, लेकिन कुटिया बन गया, बनी। तो जब विभीषण की कुटिया बनी तो वहां हनुमान जी भी आए, वहां राम जी भी आए। भाई जब विभीषण की कुटिया बनी तो संत मुनि महात्मा तो वहां आएंगे, क्योंकि पहले हनुमान जी आए, और उसके हनुमान जी आए तो फिर राम जी को लाए। अब विभीषण के राय तिलक भी भगवान ने किया। मेरा राय तिलक नहीं हुआ, उससे मुझे नहीं, और लोभ लालच भी मुझे नहीं है कि मेरा राय तिलक हो। तो राजनीतिक में लोग नेगेटिव लोग भी आते हैं, पॉजिटिव लोग भी आते हैं। नेगेटिव लोगों की सोच होती है कि जनता को शोषण करना। पॉजिटिव लोग का काम होता है कि जनता का कितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके जी, जनता के भले के लिए क्या कर। हाँ, राजनीति के माध्यम से हम लोगों का भलाई करते हैं। लगभग 35 साल हमें भारतीय जनता पार्टी में हुआ। यहाँ 2001 में आए। 2001 में जब आए थे, हम लोगों का क्षेत्र बागपत विधान लोकसभा में पड़ता था जी, उस टाइम और खेखरा विधानसभा हुआ करता था। यहाँ पर एक ही नाम हुआ करता था, सिर्फ मदन भैया जी हाँ। और लोकसभा में नाम हुआ करता था चौधरी साहब जी जी हाँ। चौधरी साहब में चाहे वो आजकल जयंत चौधरी हैं या उनके पिताजी थे, उससे बड़े थे जी। लेकिन हम लोग जब इलेक्शन आता था, आया तुरंत मैंने पहले यहाँ पर राशन कार्ड बनवाया, तुरंत पहचान पत्र बनाया। 2 महीने मैंने सब कुछ कर लिया, वहाँ से ट्रांसफ़र करके सब यहाँ किया। और जब चुनाव का समय आया तो इस क्षेत्र में मैं देखता था कि सिर्फ लोक दल का ही सिंबल लगा करता था, पोस्टर। और पोस्टर तब लगता था जब चुनावी आती थी, तभी पोस्टर लगता था ना। उसके बाद उससे पहले कोई आर्थिक हदाई बधाई जो की है, दीपावली ईद, इस सब का कोई बधाई किसी को नहीं देता था, कोई पोस्टर नहीं लग सकता है। मैंने आकर के यहाँ पर देखा, यहाँ पर समस्याएं बहुत थी, ऐसी समस्याएं थी जो कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर हमने ढूंढना चालू किया यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन हैं, कौन चुनाव लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, हर चीज़ पर अध्ययन किया। हमने अपना भाजपा को वोट देना चालू किया। 2002 में जाकर के हमने यहाँ पर संघ का शाखा लगाना चालू किया। 4 से 5 लोग हुआ करते थे, शाखाएं लगती थी। ई ब्लॉक है हमारे यहाँ, पार्क है, शाखाएं लगती थी। इस प्रकार होते होते फिर भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जो भी चुनाव हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। पद की अभिलाषा कभी नहीं रही, चुनाव लड़ने की अभिलाषा रही। चुनाव लड़ने की अभिलाषा इसलिए रही कि हम देखते थे यहाँ पर जो प्रतिनिधि लोग आते थे सिर्फ अपना ही हित चाहते थे, जनता के हित नहीं चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा, अभी जैसे कि मुझे जिला गाजियाबाद का
संयोजक हूँ प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ का भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले भी मेरे पास कई पद रहे हैं। मैंने हमेशा यह उद्देश्य रखा कि अपने पद की गरिमा बनाए रखें और पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहा। और इस वतन सारथी के चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और लोगों को सलाह भी देना चाहता हूं कि जहां पर आप रहिए, टिके रहिए, जम के रहिए और एक जगह रहिए, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वहां बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के बायलॉज को, नियम कानूनों को जब हमने पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में देश हित के लिए अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा काफ़ी झुकाव हुआ उसके प्रति। वैसे पटेल नगर में भी रहता था तो समझिए कि चुनावी समय में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। वहाँ के निगम पार्षद साहब भी अभी भी जाकर पूछेंगे, विधायक से पूछेंगे तो बताएंगे शास्त्री जी का क्या भूमिका रहती थी। जुड़ा होते होते समय बदलाव हुआ। 2014 से पहले हमने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सदस्यता ली। काम तो उससे पहले राजनाथ जी चुनाव लड़े यहाँ पर लोकसभा का, उसमें भी काम किए। विधानसभा के चुनाव आया, सारे उसमें भी काम किया। नगर पालिका के चुनाव आया, उसमें भी काम किया। प्रद्युम्न जी हुआ करते थे संगठन मंत्री और ब्रिज बहादुर सिंह जी हुआ करते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे। उनके माध्यम से आज भी मेरे पास स्लिप पड़ी हुई है और 5 रुपए की स्लिप से हमने सदस्यता ली थी। और 5 लोग हमने सदस्यता लिए थे एक दिन, जिसमें कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं धजय खारी जी, वो भी अभी हमारे साथ जो जिला मीडिया प्रभारी हैं अभी, वो भी ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, वास्तव में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद मुझे एक बार भाजपा की जो पहली सरकार उत्तर प्रदेश में अभी बनी थी योगी जी की, तो उसमें जन कल्याण सम्मेलन हुआ था। जन कल्याण सम्मेलन का जो है जिला सह संयोजक गाजियाबाद का बनाया गया। उसमें कई हमारे मंत्रीगण से हमारी मुलाकात हुई, फेस टू फेस बातें हुई। जब सम्मेलन समाप्त हो जाता था तो एक टेबल पर बैठते थे हम लोग, बातचीत करते थे। उन लोगों का भी, बहुत सारे मंत्रियों का विचार मुझे अच्छा लगा। पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, और ये शुरू से होता है और रहेगा भी। देव और दानव हर एक जगह रहते, विराजमान रहते हैं। परसेंटेज की मात्रा कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा काम आप करने के लिए जाएंगे तो दुष्ट ग्रह जो है उस प्रभावित वहां जरूर होगा, करेगा जी हाँ। उस तरह हर एक पार्टी में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं जी हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तव में अच्छा सिपाही है, वो सिपाही कभी भी देश के अहित नहीं सोच सकता और अपना स्वार्थ नहीं सोच सकता। वो जनता की स्वार्थ के लिए काम करता है और देश के हित के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी आज बड़े ही गर्व से हम कह सकते हैं कि जो कभी हम लोग सोचा करते थे कि देश में एक ऐसा शासक हो, देश में एक ऐसा प्रशासक हो, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में एक ऐसा प्रशासक हो जहां जंगल राज हुआ करता था। हम पुलिस थाने में फोन करते थे, जब घटनाएं घट जाती 2 दिन के बाद पुलिस यहां पर आती थी जी हाँ। समस्याएं बहुत थे, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हम लोगों ने मिल करके उन समस्याओं के लिए पहले भी लड़ाई लड़े, अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी। मैंने भगवान राम का राम कथा करता हूं तो उसमें एक शब्द देखा है कि राजा कौन होना चाहिए? राजा योगी होना चाहिए, जिसमें त्याग की भावना हो, वही राजा हो सकता है। और जिसमें लोभ की भावना हो वो राजा नहीं हो सकता, प्रजा को सुख नहीं दे सकता है। भगवान राम भी तो सन्यासी ही थे, पूरा परिवार सन्यासी था उनका। और जब इस प्रकार के राजा थे तभी तो परिवार, तो भगवान ने केवट को अपनाया, भगवान ने गिद्धराज जी को अपनाया, भगवान ने गणका, गिद्ध, अजामिल जैसे सबरी जैसे
लोगों को अपनाया। ये क्या है? ये तो सन्यासियों का ही कर्तव्य है ना। तो राजा इस तरह का होना चाहिए। तो वो निशानी योगी जी में है और देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी में है। और ऐसे ऐसे अभी मैंने गडकरी जी को देखा, यहाँ पे रोड बन रहा है, वहाँ पर आए तो उनको देखा मैंने। वो गेट से बाहर निकल करके, गाड़ी से बाहर निकल के वो उसमें जा रहे थे, वो बस में जा रहे थे, मिनी बस थे, बाकायदा उसमें एसी लगा हुआ था, लेकिन बस में जा भाई अधिकारी हैं भाई, इतने बड़े देश के नेता हैं, इतने बड़े डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ है, तो एक बस में जा रहे थे, उसी में जितने सांसद थे उसी में बैठे हुए थे। तो बड़ा ही अपने आप को ऐसा लगा वास्तव में देखिए देश के ऐसे पद पर विराजमान ऐसे व्यक्ति एक बस में जा रहे हैं, सभी एक साथ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता देश में थी और देश में अभी भी है। जब ऐसे ऐसे लोग देश में रहेंगे तभी जाकर के देश का समुचित विकास हो सकता है, अब वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप क्योंकि आप 3 चीज़ों में लगे हुए हैं और राम कथा काफ़ी करते हैं, तो राम कथा का वह कौन सा प्रसंग है जो आपको सबसे ज़्यादा आनंदित करता है जब किसी को सुना रहे हों? तो देखिए, राम कथा का एक एक चौपाई इतना मार्मिक है, इतना भाव विभोर करने वाला है जो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान राम अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। सत्य सनातन धर्म में राम और कृष्ण की महिमा अपार है। राम कथा के प्रसंग में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिस प्रसंग में केवट का संवाद जब आता है तो हृदय को विदीर्ण कर देता है कि केवट जैसे तुच्छ प्राणी को भगवान ने गले लगाया। इससे लोगों को सीखना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी का प्रसंग जब आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को यह मालूम नहीं था कि मैं लंका पार समुद्र के पार जा करके श्री जानकी जी का पता लगा सकता हूँ। लेकिन जैसे जामवंत जी ने उन्हें कहा कि राम काज लगी तही अवतारा और तुरत ही भई पर्वताकारा, कि हनुमान आपने तो राम के काम के लिए अवतार लिए हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो कनक बहुधराकार शरीरा समर भयंकर अतबल बूढ़ा, विराट शरीर धारण करके जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए गया। लेकिन वास्तव में मनुष्य को अगर त्याग सीखना चाहिए, धैर्य सीखना चाहिए, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। कितनी बाधाएं समुद्र में आई, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताज दगुन दुगुन कपि रूप दिखावा 16 जोजन मुक्त ऐठे हूं तुरत पवन सित 32 भय हूं। जैसे जैसे सुरसा अपने रूप को भयंकर करती थी, विशाल बनाती, उसका दूना हनुमान जी हो जाते थे। लेकिन हनुमान जी ने वहां पता क्या सोचा कि अगर इस तरह हम अपने आप को बड़ा दिखाते हुए काम करेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ बुद्धि का काम लेना चाहिए। उन्होंने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया और वहां पर अतलग रूप धरो हनुमाना। ये सब तो लंका नगरी में प्रवेश किए तब जाने हैं, लेकिन उस समय उसमें छोटा रूप धर के उनके 64 योजन मुखतय भय हूँ तुरंत पवन सुध 32 भय हूँ। छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश भी कर गए, बाहर भी निकल गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता आपका जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ और अब मुझे जाने दीजिए भगवान के काम के लिए। कि धैर्य, साहस, हिम्मत और भक्त अगर हो तो हनुमान जी से हो। धैर्य सीखना है हनुमान जी से सीखिए, साहस सीखना है हनुमान जी से सीखिए, और भक्त बनना है तो हनुमान जी जैसा भक्त बनिए, जिसे माँ जानकी ने कह दिया कि अजर अमर गुणनित सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। अब चलते हैं हम, आप इन सभी चीज़ों को करते हैं, समाज सेवा का कार्य। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने अच्छा कार्य किया भी होगा और कई बार उसका प्रतिफल आपको नेगेटिव मिला, ऐसा कोई प्रसंग है जो आपको याद हो? बहुत सारी प्रसंग हैं, उनमें से एक प्रसंग मैं जानना चाहूँगा। चलिए आप पूछते तो मैं बताता ही। जी बताएं। हमने भरसक जिंदगी में यह प्रयास किया कि मेरे द्वारा लोगों का हित ना हो। जी।
मेरे द्वारा लोगों का अहित ना हो। यानी कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या हमारे घर से बच्चे बाहर निकलते तो सबसे पहले बच्चों को सख्त हिदायत देता हूँ कि जा तो रहे हो, जिस काम के लिए जाओ परमात्मा तुम्हारे काम को सफल बनाए, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में अगर कोई एक थप्पड़ भी मारे तो उसको बर्दाश्त करके चले आना, किसी से उलझना नहीं, किसी का अपने तरफ से अहित मत करना, बशर्ते तुम्हारा वो अहित कर दे। और ईश्वर की कृपा से बच्चों में ये गुण है। बहुत अच्छी बात है। घर से बाहर निकलता हूँ तो पत्नी से कहता हूँ कि अगर घर के सामने आकर के कोई आपको खूब सारी गालियाँ भी दे तो आप उसे बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि हम जिस राह पर चले हैं ना, इस राह पर कठिनाइयाँ आएंगी। समाज सेवकों को कठिनाइयाँ आती है, प्रभु भक्तों को कठिनाइयाँ आती है, राजनीतिक जो निस्वार्थ भाव पे करता है उसके ऊपर कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसके लिए क्या है? बर्दाश्त। और ख़ास करके जो कथावाचक का शब्द है उसमें जीभ पे शहद और सिर पे बर्फ रखना पड़ता है। एकदम सत्य बात है। मेरे पास कठिनाइयाँ आई और कठिनाइयाँ एक ऐसी कठिनाइयाँ आई जो जिंदगी में उस कठिनाई को हम झेल नहीं सकते। मैं नहीं कहता हूँ कि परमात्मा किसी के ऊपर ऐसी कठिनाइयाँ दी, वो कठिनाइयाँ कभी कभी याद आती है। वैसे मैं याद नहीं करता हूँ कि मैं पॉजिटिव माइंडेड हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव लोगों के साथ रहता हूँ और पॉजिटिव बातें ही लोगों को कहता हूँ। 2 जून 2018 की घटना है। मैं लोगों कथाओं में कहता था, जब जानकी जी का प्रसंग आता था और जानकी जी जब अयोध्या प्रवेश करी तो सीता जी को कौशल्या जी कैसे रखती थी? तो जैसे आँखें की रक्षा पुतलियाँ करती हैं, इस तरह से उसी तरह सीता जी की रक्षा करती थी। सीता जी के चरणों में पैर मिट्टी न लग जाए इसका भी ख्याल रखती थी। कि सीता जी साधारण नहीं थी, जगत जननी थी, जगदम्बा थी। वो जगत जननी जगदम्बा थी। इस माया के कारण इस क्षेत्र में आई लोगों को माया की जानकारी दी, लोगों को मनुष्य का क्या कर्तव्य है उसका जानकारी दिया उन्होंने, समझाने। उसी तरह मैं अपने परिवार ही नहीं, समाज के हर प्राणियों को, समाज के हर व्यक्तियों को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मेरा यही उद्देश्य रहा कि ज़िंदगी में मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। लेकिन वो घटनाएं, जब मैं कथा में रहता था तो जब कथा का विराम होता था तो मैं यही कहता था सभी भक्तों से कि आप अपनी सारी बुराइयां मुझे दे दीजिए, लेकिन यहाँ से अच्छाइयाँ ले जाइए। यही हुई मेरे साथ। 2 जून 2018 को हमारे सिर पर, हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को हम जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे। कितना भुलाने के बाद भी भाई, हमारे बहू ने सुसाइड कर लिया। देखिए, घर में बर्तन एक साथ होता है तो बर्तन भी खनकते हैं। बहू ने सुसाइड किया। सुसाइड का कारण भी मैं बता सकता हूँ। 3 दिन से उनकी माताओं, यानी उनकी अपनी माँ थी, उन माँ से झड़प चल रही थी मोबाइल पे ही, और बहुत अपने माँ के कारण हमारी बहू बड़ी टेंशन में रहती थी, चिंतित में रहती थी, क्योंकि उनकी माँ ये नहीं चाहती थी कि बेटी ससुराल में बसे, कहीं अलग रहे, अलग होकर रहे। उसका भी मैंने प्रयास किया। बेटे को भी कई बार कहा आप अलग से भी रह सकते हो, कोई बात नहीं। मैं अगर गांव में रहता था, आप प्रदेश में रहते तो अलग तो होना ही पड़ता, अलग रहता। उसके लिए मैंने भी व्यवस्था किया, लेकिन ना बेटा अलग होना रहना चाहता था, ना बहू। एक बार बेटे पे प्रेशर भी डाला तो बहू कहती हम नहीं रहेंगे। अच्छा। बहुत अच्छी थी बहू हमारी, और पुत्री के समान हम मानते थे, क्योंकि 2 पुत्रियां 2 बेटी हमारी थी, दोनों चली गई तो तीसरी को हम ला करके लाए। पुत्री भी थी। उन्होंने सुसाइड किया। पति पत्नी में सवेरे कुछ अनबन हुआ। मुझे पत्नी ने फ़ोन किया, मैं आया, बेटे को डांटा। बहू भी खुश, बेटे भी खुश, बेटा भी खुश। लेकिन एक दिन पहले उसने, दूसरे दिन जिस दिन घटना घट गई, मेरे दामाद जी का बर्थडे था, छोटे दामाद का जन्मदिन था। वो सुधीर इनकलेव में रहते हैं।
तो बेटी आई थी छोटी वाली निमंत्रण देने के लिए। जी। तो उसी समय में हमारे बहू की माँ का फ़ोन आ गया था, उस पर काफ़ी स्पीकर ऑन करके काफ़ी हुआ, झड़प हुआ माँ बेटी में। वो कहती थी नहीं तुम्हें अलग रहना, वो कहती थी मैं किससे अलग रहूँ, सास से अलग रहूँ, ससुर से अलग रहूँ, देवर से अलग रहूँ, ननद तो है नहीं, अपने अपने घर चली गई, या अपने घर वाले से अलग रहूँ। हमारी पत्नी ने डांटा भी, बेटा मम्मी के साथ ऐसी बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ मम्मी आपको मालूम नहीं है, ये चाहती ही नहीं कि मेरा जीवन जो है सुखमय बीते। अच्छा अच्छा। और 7 महीने 28 दिन का एक बिटिया थी उसमें है जी, अभी भी है। थी नहीं है, उस टाइम 7 महीने 28 दिन की थी। सुसाइड कि उन्हें जहर पी लिया। मैं उस दिन स्वास्थ्य कैंप लगा रखा था, भारत सरकार के डॉक्टर्स आयुर्वेद के आए हुए थे। मैडम को सवेरे ही बहू ने ही तैयार करके भेज दिया, क्योंकि सुबह सुबह बेटी का फ़ोन आ गया कि कथा वगैरह भी है, जन्मदिन था, आप भाभी जल्दी आ जाओ, मम्मी बाद में आ जाएगी पापा के साथ। तो बहू हमारी बोली कि नहीं मम्मी आप ही चले जाओ। मैडम हमारी चली गया, जाते समय वो बच्ची को भी दे दी, इसको भी लेते जाओ। अच्छा अच्छा। परमात्मा क्या कृपा रही, मुझे मैडम बोल के गई कि आपका कैंप कितने बजे ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा 2 बजे कैंप ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, बहू को लेते हैं। बहू बोली मैं पापा के साथ 3 बजे तक आ जाऊँगी। कैंप ख़त्म हुआ, लगभग 10 बजे कैंप शुरू हुआ। 11 बजे मैं घर पे आया था और बहू से पानी का बोतल ले गया मांग करके, बस हंस खेल रही थी, पानी का बोतल दिया, पानी बोतल लेके गया, वहाँ पर रखा। फिर गया डॉक्टर साहब से पूछा कि चाय पानी, बोले कि नहीं। फिर भी मैं घर पे आया, मैंने बोला बेटा काम उम कर लो, कभी चाय की ज़रूरत होगी तो किसी को भेजूंगा, बनवा के भेज देना। 11 बजे मैं घर आया था। उसके बाद कैंप ख़त्म हुआ, मैं भी वहाँ पंखा चल रही थी ऑफिस पे, बैठ गया तो नींद से आ गई एकदम। जब मुझे याद आया कि बहू को लेके जाना है वहाँ पर, खाना भी नहीं खाया था। मैंने घर पे आया तो देखा हल्का सा कुंडा लगा हुआ है, पंखे चल रहे हैं। घर का दरवाज़ा हमने खटखटाया, नाम श्वेता था, श्वेता का नाम लेकर कई बार मैंने पुकारा। पहले तो एक आवाज़ लगाता था, तो क्योंकि बहू की आदत थी, मैं रात को हमेशा शाम को लेट आया करता था, तो कितनी भी नींद में हो मोटरसाइकिल की हॉर्न सुनते ही खटाक आती थी, गेट खुलती थी, और जब मैं आता तब वो मेरे लिए रोटी बनाती थी। जी। एक बेटी का फर्ज अदा करती थी, क्योंकि हमारी मैडम करती थी। फिर बोली नहीं मम्मी मैं हूँ तो आप क्यों करोगे, आप क्यों करोगे। तो उसने फर्ज अदा किया। मुझे एहसास हुआ पता नहीं क्या बात है, फिर मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम वगैरह में हो। मैं एक थोड़ा सा चैनल सा लगा हुआ, उसके अंदर से हमने हाथ डाला, गेट को खोला, जैसे अंदर प्रयाग किया, मुझे एक दुर्गंध सी आई, अजीब सी स्मेल थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गया। दूसरा कदम बुलाया तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वो लेटी पड़ी थी, जहाँ नल थे वहाँ उल्टियाँ वगैरह करी हुई थी। मैंने सोचा अकबक रह गया, मैं अब क्या करूँ। मैंने झांक करके देखा तो ऐसा एहसास हुआ कि सांसें चल रही है। मैंने 2 पड़ोसियों को बुलाया, पड़ोसी आए, उसको बाहर किया, और गाड़ी मेरा ऑफिस के 4 व्हीलर मेरे पास था, स्विफ्ट डिजायर ऑफिस पे था, वो लोग लेकर के आया उन दोनों महिलाओं के सहयोग से। उसमें एक हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, एक तो हमारे छोटे भाई की बहू थी, एक पड़ोस में रहती, वो उन्होंने गाड़ी में रखा। हर एक जगह मैंने फ़ोन किया, उसको लेकर मैं अरविंद हॉस्पिटल पहुंचा। लगभग 4 बजे एडमिट कराया हमने। उस टाइम तक बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी में जब हमने लिटाया तब भी देख भी रही थी, सबको पहचान भी रही थी, घूंघट भी कर लेती थी। लेकिन लगभग 3-4 घंटे इलाज चलने के बाद 8 सवा 8 बजे वो डेथ कर गई वहाँ पर। उसके मायके वाले को लोगों ने चढ़ाया बढ़ाया, सब कुछ किया। उन लोगों ने जो है उस दिन का जो दृश्य था, वरना ही बहुत ही विकट दृश्य था। हजारों लोग मेरे दरवाजे पे थे। जैसे जैसे लोगों को पता लगा, लोगों को भीड़ लगती हुई 2 दिन तक। दूसरे दिन संडे था, उस दिन सैटरडे था। मंडे के जो लाश मिला, लाश भी वही लोग ले गए। उन्होंने लोगों ने क्रियाक्रम भी किया। उन्होंने बहुत दबाव बनाया। लोगों ने पता नहीं कहाँ से, हॉस्पिटल में भी ये लोग पहुँचे मेरे साथ, लड़ाई झगड़ा करने थे। हमारे तरफ से बहुत सारे लोग थे हॉस्पिटल में, लेकिन हमारे भाई से समझिए या हमारे व्यवहार से समझिए, हम एक बार देखते थे तो कोई बोलता नहीं था। हॉस्पिटल में 2 बार मैंने PCR कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पर। कितना भी उन लोग समझाए, नहीं समझे। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पॉइजन निकला,
और वहाँ पर जहाँ वो लेटी हुई थी बगल में फिनाइल और हार्पिक दोनों का बोतल ढक्कन खुला हुआ था। अच्छा, तो उन्हीं में से मुझे ऐसा लगा कि वही उसने पी लिया होगा। और थी दुबली पतली थी, ज़्यादा मोटी तगड़ी नहीं थी। मोटे तगड़े लोग होते तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, कर पाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा रखा गया, हम लोगों ने घर छोड़ दिया। जो बात है, परोक्षवादी लोग कहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग बहुत ही गलत होते हैं, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन ने मुझे बहुत साथ दिया। लेकिन जब एक किसी के पास मुकदमा लिख जाता है तो फिर उसका भी काम बनता है उसको दायरे करना। तो उस परिस्थिति में हमने हाई कोर्ट अपील करी बेल के लिए। उसमें हमारी बेटी का भी नाम था। अच्छा, मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम जो अपनी ससुराल में थी। बेटी का जो एंटीसेप्टिक बेल हो गया, हम लोगों का बेल नहीं हो पाया और 11 महीने 7 दिन में डासना कारागार में रहा। ये बहुत थे। यह समय मेरे लिए एक, क्या बताऊं कैसा समय था। ये विधाता का लिखा हुआ था, उसको काट नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपका जिस प्रवृत्ति के आप हैं, जैसा आप विचार हैं, जेल क्या आप कहीं भी किसी जगह चले जाइए उस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। हाँ, 11 महीने 7 दिन, ये तो मुझे एहसास था कि मैं जेल में हूँ, क्योंकि बंधन था। सामाजिक लोग से नहीं मिल सकते थे, आप जैसे प्राणियों से नहीं मिल पाते, आप जैसे लोगों से नहीं मिल पाते थे। लेकिन वहाँ भी मैं जब गया तो दूसरे ही दिन हमारे जो वकील साहब थे इलाहाबाद के, उनके मित्र जो है सुपरिटेंडेंट थे पूरे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फ़ोन किया। तो वहाँ के जो जेलर थे रात में ढूंढते हुए मेरे पास पहुँचे 12-1 बजे रात में। शास्त्री जी। मैं बोला हाँ, तो आप ही था। तो कौन कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, मेरा बेटा है, आप पत्नी है, तो आप कोई टेंशन मत करना, आपको पूरी जेल में जहाँ भी आपको घूमना हो फिरना हो। तो मैंने कहा एक ही बात को देखिए, मैं धर्म कर्म वाला आदमी हूँ, मैं पूजा पाठ या अनुष्ठान पर ध्यान कर रखता हूँ, तो मुझे इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने माना। पूरी जेल में मुझे सब बाबा बाबा कह के बुलाते थे। और वहाँ जाकर के मैंने भी अखंड हनुमान चालीसा कई बार किया, अखंड रामायण कई बार किया। वहाँ पे मेन जो जेलर लोग का वो नवरात्रा होता था, नवरात्रा में जाकर वहाँ हवन किया, बिल्कुल निष्ठा। वो दक्षिणा दे रहे थे, मैंने कहा नहीं दक्षिणा नहीं। यानी कि वहाँ एक पीपल का पेड़ था, लोग डर से वहाँ दिया नहीं जलाते थे। मैं दिया जलाना चालू किया शनिवार और मंगलवार को, तो वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। और वहाँ बैठ के लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे। अच्छा, तो आपने जेल में भी इस भगवत कथा का प्रारंभ कर दिया? जेल में राम कथा हुई थी, उनको पता नहीं था मैं करता, बाद में वो पछताए। वो कहते मुझे पता हो नहीं था पंडित जी। और सुपरिटेंडेंट थे, नाम याद नहीं आ रहा, वो कह रहे थे कि जेल के एक बात हुई, एक संगोष्ठी हुई थी 15 अगस्त पे। उन्होंने कहा कि जेल में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के मन को, विचार को बदल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। वो प्रारब्ध में जिसको जो लिखा है वो है। तो वो जेल में भी जाकर के प्रभु की अच्छी इच्छा रही कि कितने लोगों को मैंने माला जपना सिखा दिया, कितने लोग माला जपने लगे, कितने लोग भगवत आचरण करने लगे, कितने लोग व्रत वीरवार का व्रत करने लगे, कितने लोग मंगलवार का व्रत करने लगे, कितने लोग शनिवार का व्रत करने लगे। तो वहाँ भी एक ऐसा माहौल हो गया, क्योंकि उस धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का, इतनी कठिन परिस्थिति में भी वहाँ भी मेरे साथ एक ऐसा माहौल मुझे मिला, जिस माहौल की तरह 11 महीने 7 दिन कैसे बीते मुझे पता नहीं लगा। और परमात्मा से कहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति किसी के साथ हो नहीं, चाहे मेरा विपक्षी ही है, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ और उसके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हे ईश्वर मेरे साथ जो उसने किया, लेकिन उनको सद्बुद्धि देना, कभी उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो दूसरे के साथ वो नहीं करे। जी। चलिए अब चलते हैं हम, क्योंकि आप काफ़ी सफलताएं प्राप्त किए समाज सेवा में भी, राजनीति में भी। और अच्छा, ये बात है, ये देन समाज का है। जी जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का शुभकामना, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, प्यार आपके साथ, जिसके साथ जो बर्ताव करे वो कहीं न कहीं आपको जाकर के मिलता है, उसका लाभ कहीं न कहीं आपको मिलता है। जी जी, सही बात। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के उन सभी प्राणियों में, उस विकट परिस्थिति में भी जो उन्होंने साथ, जिनसे हमें विश्वास नहीं था कि ये मेरे सहयोग कर पाएंगे, ऐसे लोग आ करके वहाँ मिलते थे मेरे से। अब चलते हम समापन की ओर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी इस सभी सफलताओं के बीच में आप किन 5 लोगों को सबसे श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी सफलता, जिन्होंने पूर्ण सहयोग प्रदान किया आपको?
रामायण जी में एक दोहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपातकाल पर रखिए चारी। इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे पहला सहयोग मेरी धर्मपत्नी का है। कि शायद विधाता ने लिख रखा था कि राम जी वनवास जाएंगे तो जानकी जी उनके साथ जाएंगे, तो ना तो हम राम हैं ना तो जानकी हैं। लेकिन 11 महीने 7 दिन मैंने जेल काटा, जिसमें वो सदैव साथ रहे। वो मेरे से 2 महीने फालतू जेल काटी। अच्छा। तो सबसे बड़ा सहयोग मैं अपनी धर्मपत्नी को दूंगा, क्योंकि समय समय पर मुझे हर तरह से वो सहयोग करती हैं। उसके बाद अपने बच्चों को दूंगा। उसके बाद हमारे अजीज मित्र हैं धजय खारी जी, उनको दूंगा। धजय खारी जी के साथ साथ जब मैं इस विकट परिस्थिति में कारागार में था तो हमारे क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी भी मुझसे मुलाकात करने के लिए, ऑफिशियल मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनके साथ अनूप भराना जी, कुलबीर चौहान जी भी थे। बहुत सारे इष्ट मित्रों का सहयोग रहा, परिवार के सदस्यों का, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। साथ ही सभी का स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रेम मुझे आज यहाँ तक पहुँचाई है। और मेरे जीवन में एक बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं झूठ का साथ बहुत कम देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कभी हमें झूठ ना बोलना पड़े। इसीलिए मैंने सारी सत्यताएं अपने जीवन का आपके वतन सारथी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया, जानकारी दिए, और जो विशेष बातें हों। अब चलते हैं देश की ओर, क्योंकि सन 2024 में संसदीय चुनाव है और आप भाजपा के हैं, तो जाहिर सी आपकी यही इच्छा है कि मोदी जी फिर से आएँ। इधर विपक्षी दल एक होकर के इंडिया नाम से अलायंस तैयार किया है, तो जाहिर सी बात है अब इंडिया नाम से टक्कर देने के लिए एनडीए के सामने ये लोग खड़े हुए हैं। तो आप इसमें एनडीए को वो कितना टक्कर दे पाएंगे, इसके बारे में? देखिए, ये जो गठबंधन जो बना है, जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है, इनको तो इंडिया नाम रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देश के जितने भी चोर हैं सब एक तरफ हो चुके हैं। मैं इसमें कोताही नहीं बरतूंगा। जैसे ये शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो जिस लायक रहे उसको करने में कोताही नहीं बरता जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है महाभारत में कि जितना ही जुर्म करना गुनाह है उतना ही जुल्म सहना गुनाह है। तो ये सारे जुल्म करने वाले, देश को लूटने वाले, देश को खोखला बनाने वाले सारे एकजुट हो चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से इनको कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी ताकत इन लोगों को साथ दे रही है कि तुम मोदी को यहाँ से हटाओ। क्योंकि ये लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी सबका शहंशाह बनने जा रहा है। तो इसको ये लोग क्षति पहुंचाने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब बताइए, एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री अपने लिए अरबों रुपयों का एक बंगला तैयार करता, कहता मैं आम आदमी का पार्टी का जो मुख्यमंत्री हूँ। ऐसे ही जितने लोग हैं, ममता बनर्जी का ही ले लीजिए आप, और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं इसमें। सब यानी कि महाभारत के युद्ध में जैसे एक पांडव की सेना थी, एक कौरव की सेना थी, तो ये कौरवों की सेना जो एकत्रित हो चुकी है, इधर पांडवों की सेना है। और विजय तो सत्य की होती है, और विजय तो पांडवों का हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम हैं, यहाँ पर धार्मिक लोग हैं, यहाँ पर देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। तो देश के हित में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पराजय कभी नहीं हो सकती। ये लोग चाहे कुछ भी कर लें। चलिए अब बात करते हैं हम राहुल जी की बात। पिछले दिनों संसद में उनको निष्कासित किया गया और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो फिर दोबारा संसद में आ चुके हैं। तो आप इस अगले चुनाव में उनकी क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल जी कांग्रेस पार्टी को वो पूरा गांधी परिवार ही अपनी जेब की पार्टी मानती है। जी, गांधी परिवार जिस तरह
कांग्रेस पार्टी को चलाएगी उस तरह कांग्रेस पार्टी चलेगी। अभी मुझे हंसी आ रही थी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला था। मैं पूछना चाहता हूं इस वतन सारथी आपका जो चैनल, इस माध्यम से उन व्यक्ति को कि भारत टूटा कब था, भारत को जोड़ने के लिए वो चले थे। कहां टुकड़ा हुआ था भारत? टुकड़े टुकड़े गैंग के भी वही सहयोगी रहे, तोड़ने की भी साजिश उन लोगों ने भी करी। तो भारत जोड़ो यात्रा करने का क्या मतलब था? ये लोगों की मेंटलिटी को एक चेंज करने की बात है क्या हमारे देश में? अब देश तरक्की कर रही है, अब शिक्षित लोग हो रहे हैं, अशिक्षित लोगों की संख्याएं कम है, वो भीड़ का हिस्सा बन के चलती है। तो भीड़ के हिस्सा को भीड़ दिखाने का उन्होंने कोशिश करके भारत जोड़ो यात्रा चलाया। उस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, और राहुल गांधी कुछ भी कर ले, जब तक राहुल और सोनिया कांग्रेस के अंदर है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अच्छी बात है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस में जब तक ये दोनों हैं कुछ नहीं होने वाला। चलते हैं अब लास्ट, आप इस कार्यक्रम में आप आए, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने सपोर्टर्स, अपने जो श्रोतागण हैं आपके, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को यह विशेष बातें कहना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तव में जननी और जन्मभूमि, भगवान श्री राम ने कहा है कि जननी और जन्मभूमि जो है ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, हमेशा उस देश के हित में काम करिए, और जो देश के हित में काम कर रहा है उसके साथ रहिए। यही आपका सर्वोपरि धर्म है, इसे ही राष्ट्र धर्म माना जाता है। जो अपने राष्ट्र धर्म से अलग होकर चल रहा है वो राष्ट्रधर्मी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही है। इसलिए राष्ट्र हित के जो लोग हैं उनका साथ दीजिए, और हम सभी को कसम लेना चाहिए, हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हमें राष्ट्र के हित में काम करना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे एमएन शास्त्री जी, और इन्होंने हमसे लंबी बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम।